नमस्कार दोस्तों, कलाम एकेडमी के फिजिक्स की क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं आप लोग, आज से फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। पूरे फिजिक्स में 15 चैप्टर हैं 12th क्लास की फिजिक्स में, और हम लोगों को बारी बारी से देखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि पहले कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दूं, और प्रत्येक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद मैं चाहूँगा कि उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिया जाए, ताकि सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर है? आज की क्लासेस स्टार्ट होगी फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। कहाँ से स्टार्ट होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसको हिंदी में स्थिर विद्युत की स्थिर विद्युत बोला जाता है। स्थिर विद्युत बोला जाता है। ठीक है। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? क्या होता है? ठीक है। व्हाट इज है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? तो लिखेंगे स्टडी, द स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्जेस एंड इट्स इफेक्ट is called इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बोला गया स्टेशनरी चार्जेस, है ना। स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ? स्थिर है। जहां पर क्या बोला गया? स्थिर मतलब चार्ज है, गतिमान बिल्कुल भी नहीं है, एक जगह स्थिर है ना। उसी के बारे में, उसके प्रॉपर्टी के बारे में कि वो क्या क्या किस तरह से बिहेव करता है, उसी के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं ना। अब वो चार्जेस किस तरह का हो सकता है? मान लेते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा जो है इकट्ठा है, चार्ज है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या हो सकता है किसी चीज पर जो है प्लस चार्ज हो सकता है। इस तरह का मतलब चार्ज का एक ढेर होगा जो तरह तरह का बिहेव करेगा, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि टू स्टडी अबाउट द साइंस ऑफ चार्ज, साइंस ऑफ चार्ज। चार्जों के विज्ञान को जब हम पढ़ते हैं, चार्जों के विज्ञान की जानकारी जब हम लेते हैं, तो उसे कहते हैं कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। क्या हमने कहा? हमने कहा कि स्थिर विद्युतिकीय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें होता है क्या कि स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्जेस, एक स्थिर चार्ज के बारे में, चाहे वो यूनिट चार्ज हो सकता है, चार्ज के बहुत बड़ा जो ढेर हो सकता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और वो क्या क्या इफेक्ट डालता है, क्या क्या प्रभाव डालता है, तो उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। स्थिर विद्युतिकीय पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर एक टर्म हमने लिखा है, एक तो लिखा है कि स्थिर और दूसरा लिखा है विद्युतिकीय, है ना। तो हमने देख लिया कि स्टेशनरी चार्ज होता क्या है, ये बात हमें पता चल गया स्टेशनरी चार्ज होता क्या, लेकिन ये इफेक्ट क्या डालता है। इफेक्ट जो डालेगा वो यहाँ पर हम विद्युतिकीय, अभी टर्म को जब हम डिफाइन करेंगे तो पता चलेगा कि ये विद्युतिकीय है क्या। ठीक है। आगे चलते हैं।
स्थिर चार्ज हो गया, स्थिर विद्युत, ये क्या कहता है ना। विद्युत पहले होता क्या है, विद्युत है क्या कि किसी स्थिर चार्ज की वजह से, किसी स्थिर चार्ज की वजह से जो दूसरे चार्ज को अपनी ओर आकर्षित या विकर्षित करने की टेंडेंसी आ जाती है ना, वह क्षमता, वह क्षमता है ना, आवेश की वह क्षमता, ऐसे लिखते हैं, आवेश की वह क्षमता जिसकी वजह से अन्य यूनिट चार्ज, अन्य इकाई आवेश या आवेश या कोई और आवेश के ऊपर आकर्षण या विकर्षण बल, क्या कह रहा है कि आवेश की वह क्षमता जिसकी वजह से अन्य इकाई आवेश या कोई और आवेश के ऊपर आकर्षण या विकर्षण बल कार्य करने लगता है ना। इसको दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं कि वह क्षमता जिसकी वजह से दूसरे आवेश प्रभावित होते हैं। दूसरे आवेश किस तरह से प्रभावित होंगे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और ये किसी न किसी तरह से अपना जो है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इधर जो है पूरा एक्टिव है, और इसमें हमने कोई एक चार्ज लाया, ये क्या करेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसको इस तरफ से दूर भगाना चाहेगा, तो ये क्या कर रहा है, ये चार्ज की जो प्रॉपर्टी है ये बल लगा रहा है इसके ऊपर, तो यही क्षमता जो है, बल लगाने की जो क्षमता जो होता है यही क्या होता है, विद्युत होता है ना। बल लगाने की जो क्षमता होता है वही क्या होता है, विद्युत होता है। क्लियर है बात। हमने क्या कहा, हमने कहा कि आवेश की वह क्षमता जिसकी वजह से अन्य इकाई आवेश या कोई और भी चार्ज हो सकता है, इट में बी निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये हो सकता है, और उसकी वजह से क्या होगा कि अन्य चार्ज पर प्रभाव डालेगा, और ये जो प्रभाव डालने की टेंडेंसी होती है ना, प्रभावित करने की टेंडेंसी होती है, वही क्षमता विद्युत कहलाता है ना। क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है। क्लियर है बात। आगे बढ़ें। अब हम लोग पढ़ेंगे चार्जेज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के शुरुआती दौर में, शुरुआती क्लास में ही हम लोग समझ लिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे चार्ज का, है ना, आवेश जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आवेश, क्या बोलते हैं इसको, आवेश। आवेश के बारे में जानने से पहले, आवेश के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि ये आवेश क्या है, किस चीज से आता है, कहाँ से आता है ना। तो नोट करना कि आवेश, चार्जेस is an intrinsic property of
एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल। आवेश जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसका किसका? एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। तो यहाँ पर एक नया बात आ गया कि एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है। और इंट्रिंसिक जैसे इससे बात पता चल रहा है कि बिल्कुल छुपा हुआ है, उस पार्टिकल में छुपा हुआ है, ऐसा गुण जो उस पार्टिकल में छुपा हुआ है वो जन्मजात है, जब से है उसमें ये टेंडेंसी है ना। तो हम लोग जानेंगे कि एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है। एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है। एटम जो होता है, एटम है ना, एटम जिसको हम लोग परमाणु बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि सेंटर जो होता है, सेंटर में हम लोग क्या देखते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और बाहरी कक्षा में जो होता है, बाहरी कक्षा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। यही तीनों पार्टिकल जो होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इसी को एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं। और इस पार्टिकल का खास ये प्रवृत्ति होता है कि इसी प्रोटॉन पर जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इस न्यूट्रॉन पर जो है कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। और इस पर जो है इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ये निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। और यही एलिमेंट्री पार्टिकल जो है, इस पर जो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज रहने की टेंडेंसी है, और इसी का यूज जो है हम लोग कहते हैं कि चार्ज में, कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है उस पार्टिकल का, ठीक है। ये तो चलो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ये बता रहा है कि उस पार्टिकल पे है, पर फिर भी अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि आवेश कहेंगे किसको। ये तो उस पार्टिकल जो जन्मजात है, जो पहले से है, उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो उस पर छिपा हुआ है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो मिटाते हैं इसको, चलिए आगे चलते हैं। अगर डिफाइन करना हो चार्ज को, तो कैसे लिखेंगे, है ना। तो किसी भी पदार्थ में अत्यधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या या कम इलेक्ट्रॉन की संख्या ही चार्ज कहलाता है। किसी पदार्थ पर अत्यधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या या कम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही चार्ज कहते हैं, आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन और डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स is called चार्ज, ठीक है। मतलब कोई सब्सटेंस जिस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा है ना, या उस पर डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है,
तो ऐसे स्थिति में हम कहेंगे कि वो बॉडी चार्ज है। क्या है? वो बॉडी चार्ज है। थोड़ा सा इसके स्टेज को समझते हैं कि किस तरह से वो चार्ज होता है। किसी पदार्थ पर अत्यधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या या कम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही आवेश कहते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन और डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही चार्ज है। एक लाइन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या? एक्सेस या डिफिशिएंट। दो टर्म यहां पर लिखे हैं, ध्यान से समझना है। मान लेते हैं कि कोई सब्सटेंस है। इनिशियली शुरुआत में क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बिल्कुल बराबर होता है। मतलब सब्सटेंस जो होता है, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ आवेशहीन होता है। क्या होता है? आवेशहीन होता है। और आवेशहीन होने का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। क्लियर बात? लेकिन होता क्या है कि यही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है, ध्यान से देखना है, प्रोटॉन तो यहां पर होता है सेंटर में, है ना, सेंटर में होता है। और कोई भी दूसरा अगर एटम है तो वो प्रोटॉन के ऊपर फोर्स तो लगा सकता है, पर इसको वहां से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, उसको वहां से हटा नहीं सकता है। ठीक है। लेकिन तो हटेगा कौन? है ना, तो हटेगा कौन? ये इसका इलेक्ट्रॉन हटेगा। इलेक्ट्रॉन रिप्लेस होता है। रिप्लेसेबल कौन होता है? रिप्लेसेबल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसीलिए हमने डिफिनेशन में दिया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। वो हो सकता है कि डिफिशिएंट हो या एक्सेस हो। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं दो क्लॉथ ले लेते हैं। दो क्लॉथ लेते हैं, इनफैक्ट दो सबस्टेंस लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक एबोनाइट का छड़ है। एबोनाइट का छड़ है और एक छोटा सा क्लॉथ ले लेते हैं सिल्क का। ठीक है। यह है एबोनाइट रॉड है। तो जब देखा गया कि ये दोनों के बीच घर्षण करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर घर्षण करते हैं, रब करते हैं, घर्षण करते हैं। तो होता ये है कि एबोनाइट रॉड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसको दे देता है सिल्क क्लॉथ को। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब इसको दे देता है तो ये हो जाता है निगेटिवली चार्ज। निगेटिवली चार्ज हो जाता है। और ये हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज। क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर से ट्रांसफर कर गया सिल्क क्लॉथ के ऊपर, है ना। तो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन आया इसके ऊपर, वही नंबर क्या है? चार्ज है ना। वही नंबर क्या है? चार्ज। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो इसके ऊपर आया तो वही क्या है? चार्ज है।
अब ऐसा होता है क्यों है, थोड़ा सा एक स्टेप जो है और फर्दर आगे हम इसको बताना चाहेंगे कि ऐसा होता है क्यों। मान लेते हैं कि ये एक एटम जो है हमने एबोनाइट का रखा, ठीक है, और दूसरा एक एटम रखा किसका, दूसरा एक एटम किसका रखे, सिल्क क्लॉथ का, ठीक है, ऐसा है। तो होता ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इसके ऊपर बहुत सारा है, तो ये क्या करता है, घर्षण की वजह से ये थोड़ा थोड़ा फैल जाता है, इसका जो कक्षा है वो फैल जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे ये दूर जाता है ये प्रोटॉन से इसका जो खींच करके रखने की टेंडेंसी होता है वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है। इलेक्ट्रॉन को बांधने की टेंडेंसी जो होता है थोड़ा ढीला पड़ जाता है। और यहाँ पर जो होता है जब दोनों रब कर रहे होते हैं तो इसके प्रोटॉन जो हैं वो इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है फर्दर ज़्यादा फोर्स लगाना शुरू कर देता है। और जब होता है क्या कि ये प्रोटॉन जो उस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था उससे ज़्यादा फोर्स से जो है ये प्रोटॉन उसको अपने कांटेक्ट में ले लेता है, खींच लेता है इसके इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके ऊपर ट्रांसफर कर देता है। मतलब ये हुआ कि इसके इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहे हैं, तो क्या इसके इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचा जाता है, क्या खींचा जाता है, बिल्कुल खींचा जाता है, इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींचा जाता है। लेकिन होता क्या है, कि ये अपना इलेक्ट्रॉन को बांधे रखता है, छोड़ता ही नहीं है। बात क्लियर है। मतलब सिल्क के क्लॉथ जो हैं, सिल्क का क्लॉथ अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता है, घर्षण के वजह से भी उसमें भी थोड़ा सा फैलाव होता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाता है, लेकिन वो अपना इलेक्ट्रॉन को बांधे रखता है और इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रापुलेट कर लेता है, खींच लेता है अपनी तरफ। बात क्लियर है। तो इस तरह से जो है चार्ज का जेनरेशन होता है, इस तरह से क्या होता है, चार्ज का जेनरेशन होता है। इस तरह से क्या होता है, चार्ज का जेनरेशन होता है। बिल्कुल बात क्लियर है यहाँ पर कि आवेश किस तरह से जेनरेट होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के गुण क्या होते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है चार्ज का, ठीक है। चार्ज का गुण क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है तो आगे बढ़ें, हम सब करके बताइए। क्लियर है बात, चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के गुण, आवेश के गुण। आवेश का क्या पढ़ेंगे, आवेश का गुण। ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इसका, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स इसको बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स जानने से पहले ये जानते हैं कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आवेश के प्रकार, है ना। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, नंबर 2 निगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दो ही तरह के चार्ज हैं। तो ये दोनों का बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स ये जान लेते हैं, इधर जान लेते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। ये चार्ज जो है सजातीय
है ना, सेम चार्जेज को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? सेम चार्जेज को, सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। विकर्षित करते हैं कैसे? सजातीय क्या हुआ यहाँ पर? सजातीय आवेश मतलब दोनों सेम है। सेम है कहने का मतलब ये भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा? हमने कहा कि विकर्षित करते हैं, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा इस तरफ। बात क्लियर है? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, इधर इधर कर लेते हैं। चलो यहाँ पर ध्यान देना, हमने कहा कि सेम चार्जेज रिपेल इट्स अदर, है ना, इच अदर। सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। यही कहा, क्या करते हैं? विकर्षित करते हैं। ध्यान देना, तो सजातीय मतलब सेम कैरेक्टर का रहेगा। ध्यान देना कि ये फोर्स लगाता किस तरह से, ये क्या करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर इधर की ओर फोर्स लगाएगा, बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, और ये भी इसको इस तरफ लगेगा, बाहर की तरफ इसको लगाएगा। ठीक है, फोर्स सेम लगता है। ठीक है, और ये जो है लाइन ऑफ फोर्स कहा जाता है, बीच में जो है ना लाइन ऑफ फोर्स कहा जाता है। यहाँ पर जो बीच में बोलते हैं इसको लाइन ऑफ फोर्स कहा जाता है। लाइन ऑफ फोर्स अगर निगेटिव चार्ज होगा तो सिमिलरली उसी तरीके से, है ना, यहां भी उसी तरह से रिपेल करेगा। बात क्लियर है? लाइन ऑफ फोर्स वही रहेगा। थोड़ा सा और अब देखते हैं कि विजातीय है। ये तो हो गया कि सेम चार्जेज है। क्या है यहाँ पर? सेम चार्जेज है, तभी ऐसा होता है। ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स बिल्कुल कैसे याद रखना है, किस तरह से करता है। अब ध्यान देना है विजातीय आवेश। दूसरा कौन है? विजातीय आवेश, है ना, अपोजिट चार्जेस। अपोजिट चार्जेस में क्या होता है? तो कह रहा है कि विजातीय आवेश जो होता है, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। बात क्लियर है? विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किस तरह से? मान लेते हैं यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज लिया और एक जो है निगेटिव चार्ज इधर ले लेते हैं, इस तरह से। ये क्या करेगा? ये चाहेगा कि इस तरफ आए, और इसे भी चाहेगा कि इस तरफ से खींचा जाए, है ना। लाइन ऑफ फोर्स जो है बिल्कुल एक दूसरे के सामने होगा, सो खींच रहा है एक दूसरे को। बात क्लियर है? ये हो गया अपोजिट चार्जेस। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। और पूरा का पूरा जब कूलॉम थ्योरम पढ़ते हैं, कूलॉम्स लॉ पढ़ते हैं, तो ये सारे लाइन ऑफ फोर्सेस का वैल्यू होता है। ठीक है, तो ध्यान यही रखना है कि ये प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा है आवेश का, कि विजातीय आवेश जो है एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? अब इसमें जो है थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि चार्जेस किस तरह से, चार्जेस से जो है लाइन ऑफ फोर्स निकलता है। थोड़ा सा ध्यान दे देना, इसे भी यहीं पर क्लियर कर देते हैं।
चार्जेस की वजह से जो लाइन ऑफ फोर्स है किस तरह से खिंचाएगा, लाइन ऑफ फोर्स कैसा होता है, ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स कैसा होता है। मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है ये, तो इससे जो है लाइन ऑफ फोर्स इस तरह से बाहर की ओर निकलता है। बात क्लियर है। तो क्या ये इतना ही दूरी तक है? नहीं, बिल्कुल ये अनंत तक जाएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका उपयोग है, इसका उपयोग है, ये पूरा अनंत तक जाता है। ये पूरा कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक। और इसी तरीके से निगेटिव चार्ज अगर है, ये बना लेते हैं निगेटिव चार्ज, तो इसमें जो है अनंत से क्या होता है कि आ रहा होता है ना, इन्फिनिटी से क्या होता है, आ रहा होता है। बात क्लियर है। ये इन्फिनिटी से क्या होता है, आ रहा होता है। तो इसी वजह से तो होता है, देखना कि पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को आकर्षित करने का इसमें जो टेंडेंसी है, एक्चुअल में इस लाइन ऑफ फोर्स की वजह से ही तो होता है, जिसको हमने विद्युत कहा था, है ना, विद्युत वह टेंडेंसी जिसकी वजह से कोई चार्ज अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। अब अगर दो चार्जेज एक ही जगह हैं, ध्यान देना, दो चार्जेज क्या है, एक ही जगह है, ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, ये चार्ज जो है बाहर की ओर निकल रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है, और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये इस तरह से जो है यहाँ आकर के समाप्त होगा, ये यहाँ पर आकर के समाप्त होगा, ठीक है। ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, इस जगह पर अप्रोच कर रहा है, इसलिए देखो, ये देखो बिल्कुल उसी तरीके का है, जो चार्जेस का जो फोर्स ऑफ लाइन है वो आकर के निगेटिव पोल पर खत्म हो रहा है। क्या बोल रहे हैं इसको, निगेटिव पोल पर खत्म हो रहा है। ध्यान से इस बात को हम उस समय भी रिपीट करेंगे, देखना, पॉजिटिव चार्ज से फोर्स ऑफ लाइन निकल रहा है और निगेटिव चार्ज पे समाप्त हो रहा है, यही हमने कहा। और पूरा का पूरा जब हम करंट पढ़ाएंगे, है ना, उसमें बताएंगे किस तरह से इलेक्ट्रॉन आके पॉजिटिव पोल से टकरा टकरा करके हीट पैदा करता है ना, और उसी को हम लोग हीट में कन्वर्ट करके पढ़ते हैं, है ना। तो हमने क्या कहा कि पॉजिटिव चार्ज से फोर्स ऑफ लाइन निकलता है और ये जा करके निगेटिव चार्ज पे खत्म होता है, मतलब इसका रास्ता यहाँ से यहीं तक है। अगर उसके क्षेत्र में निगेटिव चार्ज है तो, है ना, इसका ये कहने का मतलब हुआ कि एक मैग्नेट अगर लेते हैं, समझना, इधर इसका रास्ता बंद है, इधर इसका रास्ता क्या है, बंद है, ध्यान देना थोड़ा सा, रास्ता बंद है कहने का मतलब है कि ये सर्कुलर नहीं बना रहा है, ध्यान देना, मेरा कहने का मतलब ये है, ये इधर से आकर के इस तरह से सर्कुलर नहीं बना रहा है ना। लेकिन हम लोग मैग्नेट में क्या पढ़ते हैं, मैग्नेट में क्या पढ़ते हैं, ये हमने मैग्नेट बना दिया, चुंबक क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलो फर्दर आगे बताते हैं, इसको मिटा करके। हमने कहा कि गोल लूप जो है, राउंड लूप जो है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज की वजह से नहीं बन पाता है। इसमें होता क्या है कि पॉजिटिव चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स जब निकलता है वो निगेटिव चार्ज पे जाकर के इंड हो जाता है, वहीं पर उसका काम खत्म हो जाता है। लेकिन मैग्नेट में क्या होता है, लेकिन मैग्नेट में होता है ये, देखना, थोड़ा सा अंदर इधर आकर के होता है नॉर्थ पोल और यहाँ पर होता है साउथ पोल, है ना। तो यहाँ से जो लाइन ऑफ फोर्स निकलता है इसमें, ये मैग्नेट की बात मैं बता रहा हूँ, इस तरह से निकल करके जा रहा है ना, इस तरह से निकल करके आ रहा है यहाँ पर लाइन ऑफ फोर्स,
और ये क्या करता है, मैग्नेट में आकर के इससे मिल जाता है ना, मतलब इसका लूप जो हो जाता है, तैयार हो जाता है लूप, है ना, लूप इस तरह से तैयार हो जाता है, इस तरह से, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि चुंबक के अंदर जो लाइन ऑफ फोर्स होता है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाता है, ठीक है। और अगर इधर यहाँ से देखें नॉर्थ पोल से, तो बाहरी साउथ पोल की तरफ जा रहा है, ये लूप होता है। लेकिन उसमें लूप नहीं बनाता है, दो चार्जेज जो हैं, है ना, उसमें लूप नहीं बनता है। ये दोनों में अंतर होता है, बेसिक अंतर होता है, बस सीख करके रखना है। चलो अब पढ़ते हैं हम लोग फर्दर आगे, जहाँ तक कोई डाउट है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग पढ़ते हैं मूल आवेश, है ना। क्या पढ़ेंगे, मूल आवेश। क्या पढ़ेंगे, मूल आवेश, है ना। मूल आवेश क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं इसको। मूल आवेश क्या होता है, ध्यान देना। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब भी रहेगा वो पूर्णतः ही रहेगा, है ना, आधा टूटा फूटा नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि वो एलिमेंट्री पार्टिकल है, इट फर्दर कांट बी डिस्ट्रॉयड या डिवाइडेड, इसको नहीं डिवाइड किया जा सकता, है ना। एलिमेंट्री पार्टिकल को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, या कहे कि अभी तक डिवाइड नहीं किया गया है, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब भी रहेगा वो पूर्ण संख्या में रहेगा, यहाँ पर, है ना। एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना। तो यहाँ पर कहा है कि मूल आवेश मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन जब रहेगा, है ना, ध्यान देना मूल आवेश पर, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन चाहे वो जहां भी रहे, उस पर जो चार्ज रहेगा 1.6 गुना 10⁻19 कूलम्ब का चार्ज रहेगा, ध्यान देना। और ये जो हम मूल आवेश कर रहे हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जहां भी रहेगा वहां इतना आवेश जरूर रहेगा उसके ऊपर, है ना। और जब करोड़ों की संख्या रहेगा तो करोड़ों से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन रहेगा यही, एक इलेक्ट्रॉन पर हर हमेशा इतना ही चार्ज रहेगा। इसी को कहते हैं कि मूल आवेश है ना। इसी को कहते हैं मूल आवेश है। मतलब एक, थोड़ा सा लिख देते हैं समझना, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन भी कह दो, प्रोटॉन के ऊपर जितना आवेश होल्ड करता है ना, जितना आवेश होता है वह मूल आवेश कहलाता है। वो क्या कहलाता है, मूल आवेश कहलाता है। क्लियर बात। इसी मूल आवेश से एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसको कहते हैं क्वांटीकरण। ध्यान देना, क्या है, क्वांटीकरण। अब जो है फर्दर हमने पढ़ाना है क्वांटीकरण, है ना। क्या पढ़ाना है, क्वांटीकरण। क्या पढ़ानी है, क्वांटीकरण। देखना, क्वांटिजेशन। क्या पढ़ानी है, क्वांटिजेशन। इसमें कहता है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनों को लिखेंगे और उसकी संख्या को व्यक्त करने के लिए उसका मल्टीपल आगे में लगाएंगे, वो पूर्ण संख्या में होगा। क्या कहा हमने कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या या कहें आवेशों की संख्या, आवेशों की संख्या
आवेशों की संख्या का गुणज मल्टीपल जिसको कहते हैं हमेशा पूर्ण संख्या में होगा, पूर्ण संख्या में होगा, या कह दें कि इंटीजर होगा, है ना। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, कहते हैं पूर्ण संख्या में होगा, इंटीजर भी कह सकते हैं क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। जैसे कि हमने लिख रहा है कि यहाँ पर एन ई की तरह लिखते हैं, तो एन जो हो सकता है ये जब भी होगा पूर्ण संख्या में होगा। क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? चलो थोड़ा सा जो है मिटा लेते हैं। हमने कहा कि क्वांटिजेशन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या कहेंगे पार्टिकल्स की संख्या जब भी होगा वो पूर्ण संख्या में होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। एन 1 2 10 20 जितना भी हो जाए इस तरह की संख्या में होगा। इट में भी वो निगेटिव भी हो सकता है, -2 4 जो भी है इस तरह से, ठीक है। माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, बट क्या नहीं हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है 2.5 बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होने का मतलब है कि ये जो 2.5 लिखे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है और 5 का मतलब आधा इलेक्ट्रॉन है, जबकि एलिमेंट्री पार्टिकल का कोई भी डिवीजन नहीं होता। हमने पहले ही कहा जब भी होगा पूर्ण संख्या में होगा। इसका मतलब है कि ये फ्रैक्शन ये पॉसिबल नहीं है, 2.7 नथिंग, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कहीं कहीं पर विकल्प में तुमको इस तरह से दे देगा, इस तरह से कहेगा कि इतना और इतना इलेक्ट्रॉन लिखा है, नहीं ये गलत है, फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फ्रैक्शन जो है इसमें पॉसिबल नहीं है और इसीलिए तो इसको क्वांटीकरण किया गया है ना। क्वांटीकरण इसीलिए तो किया गया है कि जब भी होगा पूर्ण संख्या में होगा, इंटीजर में होगा, आइदर निगेटिव पॉजिटिव हो जाए वो अलग बात है। क्योंकि देखो कई बार होता है क्या कि पॉजिटिव, हम जब प्रोटॉन को लिखते हैं, प्रोटॉन को जब हम लिखते हैं, दिख रहा है, प्रोटॉन को जब हम लिखते हैं तो पॉजिटिव 1.6 गुना 10⁻⁻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 ⁻
है। इलेक्ट्रॉन जब लिखते हैं तो निगेटिव लिखते हैं, और निगेटिव क्या लिखते हैं 1.6 गुना 10⁻⁹ कूलम। तो अगर प्रोटॉन है तो पॉजिटिव लेगा और इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव लेगा। बात क्लियर है। पर नंबर जब भी होगा वो पूर्ण संख्या होगा, इंटीजर में होगा। यहाँ तक बात अगर क्लियर है तो कूलम्स लॉ की तरफ जो है हम लोग प्रवेश करेंगे, है ना। कूलम्स लॉ को देखेंगे, ध्यान से देख लो, यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी को क्वांटीकरण कहते हैं, क्वांटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या होगा, जब भी होगा पूर्ण संख्या होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूर्ण संख्या होगा। इलेक्ट्रॉन को फर्दर डिवाइड नहीं किया गया है अभी तक, है ना। चलो अब आगे पढ़ते हैं हम कूलम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? कूलम्स लॉ मिटा देते हैं। डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डाउट होगा तो फिर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, है ना। डाउट नहीं होना चाहिए, चीजों को बार बार देख करके समझना है, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है कूलम्स लॉ, है ना। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, है ना। इसको कूलम का नियम कहते हैं, है ना। कूलम का नियम कहते हैं, कूलम्स लॉ। अभी अभी हमने देखा कि दो चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है ना। अभी अभी हमने देखा, और इसी को हमने विद्युत भी कहा था। तो कूलम साहब आते हैं और वो बताते हैं कि आखिर ये फोर्स लगेगा किस तरह से, ये तो बताओ। तो इन्होंने बताया कि जो फोर्स लगेगा दो चार्जों के बीच में, वो दोनों चार्जों का मल्टीप्लाई, यानी कि दोनों को गुना कर दो तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगेगा। कहने का मतलब इन्होंने क्या कहा कि F जो लगेगा दो चार्जों के बीच में, चलो चार्ज बना लेते हैं थोड़ा सा, ये रहा Q
और ये यहाँ पर हम बना लेते हैं एक दूसरा चार्ज, मान लेते हैं ये Q1 है और ये Q2 है। तो उन्होंने कहा दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस रहने देते हैं यार। तो उन्होंने कहा कि ये जो दोनों चार्ज हैं, दोनों चार्जों का गुणनफल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, आनुपातिक जो है, समानुपाती, ये क्या क्या होगा, इस तरह से होगा। इन्होंने कहा कि Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, इन्होंने कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन्होंने कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा, ठीक है। और जो इसके बीच में दूरी होगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या कहा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके स्क्वायर के, ऐसा उन्होंने कहा। क्या होगा इनमें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यह चीज इन्होंने कहा। मतलब पूरी तरह से डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन किया कि दो चार्जों के बीच में लगने वाले जो बल हैं वो दोनों चार्जों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, और दोनों के बीच के दूरी जो होगा उस दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। बहुत ही स्टाइलिश ढंग से डिफाइन कर दिया। तो ठीक है, दोनों को मिला करके कैसे लिखा जाए, दोनों को मिला करके इस तरह से लिखा जाएगा, है ना, इस तरह से लिखा जाएगा। देख लो, Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, और F ये जब हटा देंगे तो यहाँ पर एक K आता है ना, Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। इसी K को हम लोग लिखते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या लिखते हैं, K का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला जो बन के आया, क्या आया कि F का फोर्स जो होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। यही चीज को जो है निकाल करके दिया किसने, कूलम्ब्स लॉ ने। बात क्लियर है। ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है एक कांस्टेंट होता है जिसको कि परमिटिविटी ऑफ एयर बोलते हैं या फिर स्पेस बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ अब देखो, इसी चीज को क्वेश्चन के फॉर्म में जब वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा तो किस तरह से लिखेंगे। माना कि दो चार्ज है, ये सारी एक्टिविटी आप कर सकते हैं अच्छे से, है ना। माना कि दो चार्ज है, Q1 Q2 है, और दोनों चार्ज को एक डिफरेंस पर दिखा देना है ना, और ये रिलेशन इस तरह से लिख देना, और इस तरह से सारा प्रोसेस आप खुद से लिख सकते हो। मेन है कि अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और हम उम्मीद करेंगे कि क्लास में जो है तुम लोग लिख करके लावें, है ना, लिख करके अपने से देखें। कुल मिला के जो सार है इसमें कंटेंट यही रहने वाला है, बस इस पर जो है बकैती करना है अपना। दो चार्ज है, डिफरेंस आर है, ऐसे करके दोनों के बीच में रिलेशन स्थापित करना, इसी को कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। और यही फॉर्मूला जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम आता है। यहाँ पर लिख देना है एप्सिलॉन नॉट जो है ना। कई बार होता है कि इसका डायरेक्ट वैल्यू आ जाता है, देखना यहाँ पर लिखते हैं K का वैल्यू जो है 9.9 गुना 9 गुना जो है 10⁹ और ये जो है इसका जो यूनिट है ये मायने रखता है, ठीक है, कूलम्ब स्क्वायर। ये दिख रहा है यहाँ पर, ये चीज होता है K का डायरेक्ट वैल्यू। इसलिए कहीं पर भी अगर दो चार्ज दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो K का वैल्यू ये वाला पुट करके डायरेक्ट जो है फोर्स निकाल सकते हो, ठीक है, ध्यान रहेगा। मान लेते हैं सपोज दैट कि Q1 जो है इतना कूलम्ब है, Q2 जो है कुछ और कूलम्ब दे दिया चार्ज, दोनों के बीच का डिफरेंस कुछ मीटर दे दिया, और बोलेगा कि दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। तो ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है 9 गुना 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, इसको लगा देना है वहाँ पर और सॉल्व करके, क्योंकि फोर्स तो न्यूटन में ही अल्टीमेटली आनी है। किसमें आएगा फोर्स, न्यूटन में ही, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया क्या, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है, कहाँ से आया, देख लिया, सब पूरा क्लियर है, मिटा सकते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ ने क्या कहा, कूलम्ब्स लॉ ने कहा कि दो चार्जों के बीच में फोर्स लगते हैं, वो फोर्स किस प्रवृत्ति के होंगे,
तो उन्होंने कहा कि फोर्स जो है दोनों चार्जों के गुना करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। कहने का मतलब दोनों चार्जों के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे और दोनों चार्जों के बीच में जो दूरी होगा आर उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। और पूरा इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख दिया है, यही है कूलम्ब्स लॉ। इसके अब इसमें खुद अपने से बना कर लिख सकते हो, है ना। बहुत सारा चीज़ जो है खुद से लिख सकते हो, सारा चीज़ क्लियर है, बात क्लियर है। यहाँ पर कई बार होता है कि एप्सिलॉन नोट का जो वैल्यू दे देता है ना, एप्सिलॉन नोट का, ठीक है। तो एप्सिलॉन नोट का वैल्यू क्या लिखोगे, यहाँ पर जो है 8.85 गुना 10⁻⁻12 और ये कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स और मीटर उसी में से आया, इसी में से आता है। देखो ना यहाँ इसको जब करोगे ना इसी में से निकल के वो आ जाएगा। ये यूनिट ध्यान में रखना है, क्या है, एप्सिलॉन नोट जो लिखा गया 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स और मीटर इनवर्स, है ना, मीटर स्क्वायर इनवर्स। ये चीज जो है याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट जो है ये दे देता है लाइन बाय लाइन, ठीक है। लाइन बाय लाइन क्या करता है, इसको दे देता है, ठीक है। आज संडे है इस वजह से जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास खींच रहे हैं, थोड़ा सा और आगे खींचते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मिटाएं, मिटा सकते हैं, क्लियर है बात यहाँ तक। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। देखो इसी चीज को हम बार बार जो है बता रहे थे, शुरू के ही 2-4 मिनट में हमने विद्युत को डिफाइन किया था। अब देखो ये बार बार आ रहा है, अब इसी चीज को हम लोग को पढ़ना है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होगा किसका, ये यहाँ पर कोई चार्ज है तो ये इसके जो लाइन्स ऑफ फोर्स जहां जहां जाएगा वही तो क्षेत्र होगा उसका, है ना, वही तो क्षेत्र होगा उसका। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे, है ना, तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल वे में इसको देख लेते हैं। एक होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके लिए जो है ये चीज बनाया गया है E बराबर F/Q0, है ना, यूनिट चार्ज है। ध्यान देना ये चीज तो दिया गया है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितना होगा। इसी चीज का उपयोग करके हम निकालेंगे। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, मान लेते हैं यहाँ पर देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी कभी भी जो है दिया रहे कोई चार्ज और फोर्स दिया रहे, कहेगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मान सको जाए। हमने ये क्या क्यूब चार्ज यहाँ पर ले लिया है, ठीक है, क्यूब चार्ज यहाँ पर ले लिया है। हम पूछेंगे कि यहाँ पर जो है इंटेंसिटी क्या होगा, इस जगह पर Q0 यहाँ पर रख दिए, ठीक है। इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगा, क्लियर है बात। इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगा, मतलब कितना पावरफुल फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, ये कहने का मतलब हुआ इंटेंसिटी, कितना पावरफुल फोर्स लग रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये तो दिया हुआ है और साथ में फोर्स दिया हुआ है यहाँ पर, तब तो हमने निकाल लिया कि E बराबर जो है F/Q0। लेकिन सब जगह ये फोर्स तो दिया नहीं रहेगा, सब जगह तो फोर्स नहीं दिया रहेगा, तो फिर क्या हो, यहाँ तो लोचा हो गया। इसका मतलब है कि सब जगह जब फोर्स ना दिया हो तो कम से कम कुछ तो दिया रहेगा, तो उस जगह पर दिया रहता है चार्ज, ये चार्ज दिया रहेगा, और ये चार्ज दिया रहेगा तो कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से चलना, देखना क्या फोर्स लगेगा ये दोनों चार्ज के बीच में, अकॉर्डिंग टू
क्या दिख रहा है? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, देखना कूलम्स लॉ होता क्या है, फोर्स बराबर क्या होता है, 1, यहाँ पर सीधा लिखना के, और Q1, ये जो Q दिया हुआ है ये Q नॉट अपन R स्क्वायर। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक में दूरी R दिया हुआ है और वो दिया रहेगा ही, है ना। ये चीज हो गया, लेकिन ये फोर्स निकल के आया, अभी तक E नहीं निकला है ना। तो इसको हम इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, E जब निकालेंगे तो F जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, है ना, F अपन Q नॉट, और F क्या है, K Q1 Q नॉट अपन R स्क्वायर, और इतना बटे क्या हो जाएगा, ये Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट खत्म हो गया, तो बचा क्या, K Q अपन R स्क्वायर, ये E आ गया, है ना। ये क्या आया, E आ गया। इसी को जो है क्या लिखते हैं, E को क्या लिखते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये जो हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, एक चार्ज की वजह से, है ना, एक चार्ज की वजह से वो चीज आया, ठीक है। तो अब डायरेक्ट तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, कब, जब एक चार्ज दिया हो, है ना, जब एक चार्ज दिया हो, ठीक है। बात क्लियर है। क्या लिखेंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर जो चार्ज की वजह से होगा। और यहाँ पर क्या था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, F अपॉन Q नॉट। कब, जब ये फोर्स दिया हुआ था, पर फोर्स तो हर जगह दिया नहीं रहेगा, तो क्या दिया रहेगा, चार्ज दिया रहेगा। चार्ज दिया रहेगा तो फोर्स निकाल लेंगे, और फोर्स निकाल लेंगे तो Q अपन R स्क्वायर कर देंगे, है ना, K Q अपन R स्क्वायर। बात क्लियर। यहाँ पर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला रहेगा उसमें। बात क्लियर है। Q नॉट को क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश बोलते हैं। Q नॉट को क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। कोई नया टर्मिनोलॉजी जैसे यूज कर देता है ना सवाल में भी, निम्नलिखित में से परीक्षण आवेश कौन सा है। तो परीक्षण आवेश किसको बोलेंगे, परीक्षण आवेश बोलेंगे Q नॉट को परीक्षण आवेश बोलेंगे, ठीक है। Q नॉट को क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश, ठीक है। क्लियर है बात। यहाँ पर थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। इंटेंसिटी भी समझ में आ गया कि इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी एक्चुअल में क्या होता है, F अपॉन Q नॉट होता है। Q नॉट क्या है, Q नॉट क्या है, अब जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो गया। यहाँ पर दो चीजें आया देखने को मिला हमें, क्या क्या मिला, एक तो मिला कि E बराबर जो होता है F अपॉन Q नॉट होता है, ठीक है, इसको याद रखना। और एक दूसरा जो हमने इसी से डिराइव किया, K Q अपॉन R स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R स्क्वायर, ठीक है। इसी की को जो होता है Q नॉट को, है ना, Q नॉट को क्या बोल देते हैं हम, परीक्षण आवेश बोल देते हैं, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, ठीक है। ये Q परीक्षण आवेश नहीं है, ये तो वो वाला Q है जो शुरुआती में यहाँ पर दिया गया, और Q नॉट तो यहाँ पर था, ये Q नॉट अलग था, ये Q है जो कि दिया गया चार्ज है, ठीक है। ये दोनों फार्मूला को इलेक्ट्रिक फील्ड में ध्यान रखना है, क्योंकि इसी पे न्यूमेरिकल बनेगा, क्या देगा, इस चार्ज की वजह से इतना r डिस्टेंस पर कितना जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जो है हम लोग शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन, ये जो हम देख रहे हैं लाइन ऑफ फोर्स जो निकाल रहे थे चार्ज का, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। बट ये चूंकि एरिया से डिफाइन करने का कोशिश किया जाता है ना, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक कोई एरिया मान लेते हैं, बीच में दे दिया, उस फील्ड में ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में कोई एरिया रख दिया। ये हो सकता है कि सिंगल सरफेस हो जाए या कोई क्लोज सरफेस हो जाए, तो उस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसमें से, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उसी में आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ही गॉस का नियम आएगा। फिर गॉस क्या करेंगे, गॉस के नियम में क्या करेंगे, वो करेंगे क्या, डिफरेंट मटेरियल ला ला करके जो है उसके ऊपर चार्ज रखेंगे और चार्ज की वजह से क्या फील्ड होगा वही निकालेंगे, है ना। कभी रड रख देगा, कभी पत्थर रख देगा, है ना, डिफरेंट चीज़ें रखी जाएगी और उसकी वजह से एक नियत बिंदु पर एक डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी वजह से उसी सब चीज़ के बारे में हमें पढ़ना होगा। कैसी लगी क्लास? तो आज हम यहीं पर जो है होल्ड करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।